नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, संसद के बजट सत्र से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें 24 जून से संसद का बजट सत्र शुरू हो सकता है। तो 24 जून से 3 जुलाई तक ये सत्र चलेगा। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने की यहां पर संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष को लेकर सरकार और विपक्ष में जंग छिड़ी हुई है। संजय राउत का इस दौरान बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत का कहना है कि टीडीपी सांसद हमारे उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। साथ ही जेडीयू ने साफ कर दिया है कि जेडीयू बीजेपी के साथ रहेगी, यानी स्पीकर के पद को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। इस दौरान विपक्ष और पक्ष के बीच रार है और 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव हो सकता है। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष को लेकर सरकार और विपक्ष में जोरदार जंग लगातार जारी है। इस दौरान एनसीपी नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने साफ तौर पर कहा है कि टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के सांसद लोकसभा पद के उम्मीदवार के नाम पर हमारे साथ है। टीडीपी सांसद हमारा समर्थन करेंगे। वहीं जेडीयू ने अपना पक्ष साफ रखते हुए साफ कर दिया है कि जेडीयू बीजेपी के साथ इस दौरान नजर आएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जल्द संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। मोदी 3.0 सरकार का ये पहला बजट सत्र होगा। 24 जून से संसद का बजट सत्र शुरू हो सकता है। इस दौरान 24 जून से लेकर 3 जुलाई तक ये सत्र चलेगा। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने की संभावना है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेंगे दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान का। अजय, जिस तरह से लगातार स्पीकर के पद को लेकर संग्राम यहां पर तेज हो गया है, वहीं इस दौरान 24 जून से संसद का बजट सत्र शुरू हो सकता है। क्या माना जाए, क्या 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव संभव? बिल्कुल रिया, देखिए लगातार 2024 के बाद ये पहला सत्र होगा, जो भी 24 तारीख से बताया जा रहा है कि अगर होता है तो 26 तारीख को स्पीकर का चयन होगा, क्योंकि स्पीकर का चयन बहुत जरूरी है। और उसी दिन सांसदों को भी समर्थन दिया जाएगा। उसके बाद सत्र चलेगा, यानी कि जो सत्र होगा 8 दिन का होगा, क्योंकि 8 दिन का बीच में ही की जाएगी। और जो बजट का मामला सामने आ रहा है वो शायद अभी नहीं, तो उससे पहले तैयारियां पूरी की जा रही है कि 24 को ये सत्र बुलाया, सभी सांसद वहाँ मौजूद रहेंगे, क्योंकि स्पीकर का चयन होना है। अब लगातार ये है कि पार्टियां लगातार एक दूसरे का समर्थन करने में लगे, लेकिन वही टीडीपी की बात सामने आ रही है। लेकिन जेडीयू साफ का है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार किसके समर्थन में कौन स्पीकर चुना जाएगा, क्योंकि जो पक्ष है वो भी लगातार आवाज उठाता रहा, वही पक्ष वो भी लगातार। तो देखना है कि स्पीकर कौन नया होगा, क्योंकि लगातार 4 तारीख से ही चर्चाओं में है कि आखिरकार इस बार जो नया स्पीकर होगा तो वो कौन होगा, क्योंकि जेडीयू तरफ से भी ये आवाज आ रही कि शायद उनको चुना जाए या फिर टीडीपी की तरफ से चुना जाए। तो देखिए कहीं ना कहीं अभी असमंजस में है और देखना यही होगा कि 26 तारीख को जब सदन चलेगा तो उसी तरह स्पीकर चुने जाएंगे तो किसका नाम ऐलान होगा। अजय, जिस तरह से स्पीकर के पद को लेकर लगातार विपक्ष और पक्ष के बीच रार छिड़ी हुई है और जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष का जो एक पद होता है, इसको देखते हुए हमने पहले भी देखा था किस तरह से टीडीपी की तरफ से भी बात सामने आई थी कि हमें लोकसभा स्पीकर का पद चाहिए। उसके बाद जिस तरह से विपक्ष का एक नया फॉर्मूला यहां पर सामने आया, डिप्टी स्पीकर का पद की यहां पर विपक्ष मांग कर रहा था। अब जिस तरह से एनसीपी नेता संजय राउत का बयान सामने आया है कि टीडीपी सांसद जब उम्मीदवार चुना जाएगा तो उसमें हमारा समर्थन करेंगे। टीडीपी और जेडीयू दोनों एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में संजय राउत का ये बयान, इस बयान में कितना दम और किस तरह से आगे समीकरण ये बयान बदल सकता है? बिल्कुल बता दे रही है, जिस तरह से टीडीपी ने समर्थन दिया और जेडीयू ने समर्थन दिया और हमेशा के लिए कहा कि हम इनके साथ हैं, हमें किसी सीट का कोई लालच नहीं है। और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री उनके बनाए गए उसमें कोई आवाज नहीं उठाई गई। उससे पहले कई ऐसे नाम सामने आ रहे कि 5 सांसदों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी या फिर स्पीकर का चयन लिया जाएगा। तो देखिए कहीं ना वो बातें सारी विफल रही। देखिए अब लगातार फिर से एक बार विपक्ष आवाज उठा रहा है कि जो टीडीपी है वो हमारा समर्थन करेगा, हम उनका समर्थन करेंगे ताकि स्पीकर हमारा बने। या फिर हो सकता है कि ऐसी सत्ता है, क्योंकि सदन से पहले कुछ चर्चाओं में जरूर रहती है आवाजें कि उठाई जाए, लेकिन समय के आने बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार किसका स्पीकर बनेगा। लेकिन साथ जेडीयू और टीडीपी ने साफ कहा कि हम बीजेपी के साथ है और बीजेपी का ही स्पीकर बनेगा।
अजय, जिस तरह से जेडीयू अपना मत साफ कर चुकी है कि हम स्पीकर के चयन में बीजेपी के साथ है, वहीं जिस तरह से अभी देखें कि संजय राउत का भी बयान सामने आया कि टीडीपी के सांसद हमारे साथ होंगे। क्या माना जाए संजय राउत के इस बयान के बाद, क्या टीडीपी के किसी बड़े नेता या किसी बड़े चेहरे का कुछ बयान या यहाँ पे स्पष्टीकरण सामने आया कि किसकी तरफ जाएंगे? बिल्कुल, देखो ये बात जिस तरह संजय राउत बार बार ये बात कहता रहा, लेकिन टीडीपी तरफ से किसी सांसद का या चंद्रबाबू नायडू का भी ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया कि हम उनका समर्थन करेंगे या हम बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। तो देखिए, लगातार विपक्ष तो आवाज उठाता आ रहा है और सवाल पे सवाल खड़ा करता आ रहा है, लेकिन जब 24 तारीख के दिन जब एक सभा बुलाई जाएगी, उसके अंदर चयन किया जाएगा और 26 को इसका निर्धारित समय दिया गया, तो देखना यही होगा कि स्पीकर किसका होगा। क्योंकि लगातार कहने टीडीपी उससे पहले भी जब सरकार गठबंधन में बनाई जा रही थी, तब भी ये कहा जा रहा है टीडीपी हमारे साथ है और हम सरकार बनाएंगे। यानी कि दोनों दावा कर रही थी कि सरकार का प्रस्ताव भेजने राष्ट्रपति के पास जाएंगे, लेकिन लास्ट में यही हुआ कि आगे का बीजेपी ने ही एनडीए के समर्थन में लोगों को साथ लेकर सरकार बनाई। तो अब देखना ये होगा कि स्पीकर की आवाज जिससे उठाई जा रही है, जो सवाल आता है, अगर चंद्रबाबू नायडू को जैसा ध्यान या सांसद आते तो कहीं न कहीं अटक जरूर है। ये भी सामने हो सकता है कि बीजेपी के अंदर कोई बड़ा खेला होने वाला, तो इससे लगातार बातें चलती है, राजनीति है। लेकिन 24 तारीख के बाद और 26 तारीख को जब स्पीकर चुना जाएगा तो देखना ये होगा कि एनडीए का होगा या फिर बिल्कुल, यानी क्योंकि स्पीकर के पद को लेकर लगातार तनातनी जो है लगातार बरकरार है। अजय, अगर नामों की बात करें, कौन से वो नाम जो सबसे ज्यादा इस दौरान चर्चाओं में है? बिल्कुल, देखिए रिया, अभी नाम को जो चर्चा है, कई नाम ऐसे सामने हैं जो अभी नाम खुलासा नहीं हो रहा है, क्योंकि एनडीए लगातार कहीं ना कहीं नाम को उजागर नहीं कर पाती है, नहीं सामने कर पाती है। लेकिन ये देखने होगा कि जो भी चेहरा होगा वो सुलझा होगा, जो राजनीति में होगा, क्योंकि स्पीकर का पद एक ऐसा पद होता है कि पूरे सदन को वो चलाते हैं, हर फैसला उनके माथे होता है जैसा वो सदन। तो देखना ये होगा कि आखिरकार कौन नया स्पीकर बनेगा, ये अभी असुविधा है। बिल्कुल, यानी लगातार स्पीकर के पद को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी जो है लगातार बरकरार है। अजय, जिस तरह से 24 जून से 3 जुलाई तक ये बजट सत्र चलेगा, मोदी 3.0 सरकार का ये पहला बजट सत्र होने वाला है। इस बजट सत्र को अगर देखें, क्या कुछ उम्मीदें इस बजट सत्र से? देखिए, बजट सत्र में यह है कि अगर देखना होगा, क्योंकि पहला सत्र बुलाया जा रहा है और अभी सांसदों की जो नियुक्ति है वो पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि शपथ ग्रहण नहीं हो पाया, ना ही स्पीकर। तो हो सकता है इसके अंदर ये सारी प्रतिक्रिया की जाए। उसके बाद जब मानसून सत्र आएगा तो उसमें कई बड़ा फैसला लिया जाएगा, कई ऐसे सिस्टम बनाए जाएंगे। लगातार कहीं ना कहीं सरकार की ऐसी बात है, क्योंकि लगातार सरकार भी चाहती है कि इस 5 साल के अंदर वो काम किया जाए जो 10 सालों में नहीं किया गया। तो देखिए, लगातार अभी ये औपचारिकता सारी मीटिंगें होंगी, सांसदों को चयन किया जाएगा और स्पीकर का चयन किया जाएगा। उसके बाद ही जो सत्र होगा, जो मानसून सत्र होगा, जो देश के फैसले लिए जाएंगे, तो शायद अगले मानसून में ही तय किए जा सकते हैं। बिल्कुल, यानी अजय, क्या ये मान सकते हैं कि 24 जून से शुरू होने वाले इस बजट सत्र में जो हंगामा होगा या सबसे हंगामेदार चीज जो होने वाली है वो स्पीकर का चयन होने वाला है, जिस पर सभी की निगाहें? बिल्कुल, देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह से अगर शांतिपूर्वक से जो स्पीकर का चयन होता है तो बड़ा अच्छा, लेकिन लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष सबका सब सारे जुट एक साथ हैं, लेकिन कुछ दल जो हैं अभी अलग अलग हो गए। लेकिन जब सदन चलेगा तो देखना यह होगा कि सबकी आवाज एक रहेगी या अलग अलग रहेगी। लेकिन हंगामे की भेंट चलने की खबरें लगातार है, क्योंकि वो नहीं, विपक्ष नहीं चाहेगा कि उनकी मनमानी या एनडीए की जो अपने तानाशाही के हिसाब से बात करते आए लगातार कि तानाशाही है एनडीए, मोदी तानाशाही है, वो अपना स्पीकर चुना जाए। तो ये सवाल जरूर खड़ा होगा, हंगामा जरूर कटेगा, लेकिन सत्र का पहला मौसम होगा और इसी के अंदर देखना ये होगा कि आखिरकार स्पीकर का जो नाम होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं ऐसा चयन नाम करती है जो लोग शायद उम्मीद नहीं लगाते कि स्पीकर कौन बनेगा। जिस तरह से अजय, बिल्कुल स्पीकर के पद को लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी लगातार जारी है। हालांकि इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। 24 जून से जो है संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। 26 को इस दौरान आखिर स्पीकर पद किसको मिलता है, इस पर चुनाव होगा, उस पर सभी की निगाहें। अजय, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली में पानी की किल्लत लगातार जारी है, तो भीषण पानी की किल्लत से राजधानी दिल्ली जूझ रही है। भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत से दिल्ली वासी जूझ रहे हैं। घंटों लोगों को टैंकरों का इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में पानी का भीषण संकट चल रहा है। ऐसे में दिल्ली वासियों को पानी मुहैया कराने के लिए टैंकरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली वासी लाइनों में लगकर टैंकर का इंतजार कर रहे हैं, फिर एक एक कर अपनी बारी का इंतजार कर डब्बा भर रहे हैं। तो घंटों लोगों को टैंकर का इंतजार करना पड़ रहा है। इस दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को
जल संकट के मुद्दे पर जमकर घेरा। आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ 52 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी। तो जल संकट को लेकर बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन लगातार जारी है। बीते दिन भी भारतीय जनता पार्टी ने कई सारी जगहों पर दिल्ली की प्रदर्शन किया था। आज भी 52 जगहों को चिन्हित कर वहां प्रदर्शन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने की पूरी तरह से रणनीति यहां पर। तो भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में पेयजल संकट लगातार बरकरार है। कई सारे दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जहां पानी नहीं आ रहा है, जिस वजह से एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ पानी की किल्लत से दिल्ली वासियों को जूझना पड़ रहा है। घंटों लोगों को टैंकरों का इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि हालत कुछ इस कदर है कि पानी आ नहीं रहा है, जिस वजह से टैंकरों के जरिए दिल्ली वासियों को पानी पहुंचाया जा रहा है। लोगों को घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है, डब्बों के जरिए पानी भरना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पानी को लेकर भी मारा मार मची हुई है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से दिल्ली की राज्य सरकार को घेरने की कोशिश यहां पर कर रही है। पानी के मुद्दे को लेकर, दिल्ली में जल संकट के मुद्दे को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध करते हुए मटका फोड़ प्रदर्शन किया। अलग अलग बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जगह जगह मटका फोड़ प्रदर्शन किया और आज भी ऐसे ही एक प्रदर्शन की यहां पर तैयारी। तो तपती गर्मी के बीच दिल्ली वासी भीषण जल संकट से गुजर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली में किस तरह से पानी को लेकर मारा मार मची हुई है कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगकर डब्बों के जरिए टैंकर से पानी भरना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अजय चौहान का। अजय, जिस तरह से दिल्ली में एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ भीषण जल संकट, आखिर निपटा जाए तो कैसे, और सरकार की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर कदम? बिल्कुल रिया, देखिए दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली के अंदर पानी संकट का लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस लगातार फ्रंट पे जो रोड पर है, लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। देखिए आम आदमी पार्टी वेटर रहते हैं, लेकिन लगातार सवाल ये है कि आखिरकार दिल्ली के अंदर जिससे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या पानी की व्यवस्था हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि लगातार कहीं न कहीं सरकारी जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचा रही है। कल जिस तरह से देखा गया कि छतरपुर में भी जो जल बोर्ड दफ्तर था वहाँ तोड़फोड़ गई रमेश जोड़ी के ऊपर, के सामने लगातार कहीं ना आम आदमी पार्टी से FIR भी कराई गई है। तो देखिए दिल्ली की जनता को जो पानी नहीं मिल पा रहा है, ये बड़ी समस्या है कि लगातार हर साल का यही नजारा देखने को मिलता है। क्योंकि टैंकर माफिया ब्लैक में टैंकर बेचते हैं, लेकिन साथ साथ बात कर ले जिस तरह से नहरों से पानी चोरी किया जाता है। देखिए आम आदमी पार्टी लगातार कुछ सवाल, लेकिन वही बीजेपी और कांग्रेस उन्होंने साफ साफ कहा कि आखिरकार जब पूरी मात्रा में पानी मिल रहा है तो क्यों दिल्ली सरकार ने अभी तक पाइपलाइन और पानी स्टोर करने की व्यवस्था क्यों नहीं की, क्योंकि लगातार लीकेज का जो मामला है वो पूरे 12 महीने चलता रहता है, क्योंकि पानी उनको नहीं रोका जाता, ना ही पाइपलाइन साफ किए जाते। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जनता किसके पास जाए, आम आदमी पार्टी तरफ जाए या कांग्रेस या बीजेपी के पास, क्योंकि इस समय कांग्रेस और बीजेपी लगातार जनता के साथ रोड पर है, मटका जगह मटका फोड़ रही है, लेकिन पानी अभी भी वही समझ बना कि आखिरकार इतना कुछ करने के बावजूद भी दिल्ली में पानी लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अजय, जिस तरह से दिल्ली में पानी का संकट लगातार बरकरार है और जैसा आपने भी कहा ये कोई नई बात नहीं है दिल्ली वासियों के लिए, हर साल इसी समस्या से गर्मियों में जूझना पड़ता है। ऐसे में जिस तरह से दिल्ली सरकार का ये बोलना और ठीकरा जो हिमाचल या हरियाणा पर फोड़ा जा रहा है वो कितना ठीक, और आतिशी का भी बयान सामने आया था जिसमें जल मंत्री आतिशी का साफ तौर पर कहना था कि षड्यंत्र के तहत दिल्ली वासियों को परेशान किया जा रहा है। तो तैयारियां पूरी ना होना हर साल की बात है ये, और उसके बाद जो ठीकरा है, जो इल्जाम है वो औरों पर लगा देना, कितना सही माने? बिल्कुल, ये देखिए आम आदमी पार्टी के जो जल मंत्री आतिशी उन्होंने साफ साफ कहा, और कोर्ट ने भी साफ साफ कहा, कोर्ट जब ये पहुंचे कि पानी नहीं मिल रहा, जब कोर्ट के सामने पूरे हरियाणा की रिपोर्ट सामने रखी गई तो उन्होंने खुद कहा, कोर्ट की तरफ खुद आदेश हुआ कि हरियाणा जो है दिल्ली को अपनी क्षमता से अधिक पानी दे रहा है। तो देखिए उसके बावजूद भी राजनीति हो रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कहने की षड्यंत्र है, कोर्ट जो है बीजेपी के उसमें है, लेकिन लगातार जब पंजाब से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, हिमाचल से पानी की बात सामने आई, वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा, क्योंकि हरियाणा साफ कहा कि हम हमेशा दिल्ली को पानी देते हैं और देते रहेंगे। लेकिन ऐसे में लगातार दिल्ली के अंदर जो राजनीति है, वोट बनाने की बात कही जाती है कि सिर्फ वोट बैंक है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले और अभी लोकसभा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की हार हुई है, बता दें कि कम से कम 50 से 55 विधानसभा ऐसी थी जहाँ बीजेपी ने बाजी मारी और आम आदमी पार्टी को वोट नहीं मिला है। तो एक सवाल है कि आने वाले समय की ये तैयारी की जा रही है, क्योंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव होने,
लेकिन दिल्ली की जनता जो लगातार जहाँ स्लिम कॉलोनी के जो लोग हों, चाहे फुटपाथ पर लोग बैठे हों, उनको पानी नहीं मिल पा रहा। आखिरकार एक टैंकर का कितना पानी भरें, क्योंकि इस कॉलोनी में काफी लोग होते हैं, काफी पानी की आवश्यकता होती है ऐसी गर्मी में। क्योंकि समस्या है कि आखिरकार जो पाइपलाइन है वो क्यों नहीं दिल्ली सरकार चलाती, क्योंकि बार बार बड़े बड़े दावे किए जाते थे, बड़े बड़े पोस्टर लगते थे, विज्ञापन चलते थे कि घर घर पाइपलाइन बिछा दी गई, नल पहुंच गया है, पानी की समस्या नहीं है। लेकिन जब गर्मी आती है तब नजारा देखने को मिलता है कि दिल्ली के अंदर बिल्कुल असली तस्वीर दिल्ली की तब सामने आती है जब दिल्ली वासियों से लगातार वादे करने के बाद भी वो वादे धरातल पर नजर नहीं आते। और यहाँ पर अजय सवाल ये भी, जो जिस तरह से विपक्ष की भूमिका रह रही है, अलग अलग तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते दिन ही हमने देखा जहां एक दफ्तर में पत्थरबाजी की गई, लेकिन क्या वो गरिमा कितनी सही है, उस पर भी सवाल उठते हैं। अजय बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखें। तो वहीं एनसीईआरटी सिलेबस पर विवाद छिड़ गया है। सिलेबस को फिर से बदलने पर यहां पर विवाद हुआ है। बाबरी को लिखा गया 3 गुंबद वाला ढांचा, इसको लेकर भी विवाद छिड़ गया है। सिलेबस से हटाया गया, पॉलिटिकल साइंस में किए गए बदलाव। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीईआरटी के सिलेबस पर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। एनसीईआरटी के सिलेबस को बदलने पर एक बार फिर से यहां पर विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। बाबरी को एनसीईआरटी की नई किताबों में अब बदले हुए सिलेबस में 3 गुंबद वाला ढांचा बोलने पर यह विवाद छिड़ा है। वहीं अब बात मौसम की कर लेते हैं। लखनऊ में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया। पूरे यूपी में गर्मी का कहर लगातार बरप रहा है। दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश में लू चलने की आशंका है। 18 जून तक ऐसा ही हीट वेव का मौसम जो है वो जारी रहेगा, हीट वेव का सितम जारी रहेगा। प्रयागराज की बात करें तो 47.6 डिग्री तक पारा पहुंचा। झांसी में 47.1 डिग्री तापमान, आगरा में 46.9 और कानपुर, वाराणसी में 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो लगातार गर्मी का सितम कुछ इस कदर बरकरार है कि सूरज एक तरफ आग उगल रहा है, आग उगलती हुई गर्मी अब जानलेवा बन चली है। लखनऊ की बात करें तो पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया। उत्तर भारत के कई सारे जो इलाके हैं, चाहे वो राजस्थान हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, चंडीगढ़ हो, ये उत्तर प्रदेश की पूरी बेल्ट और लगातार ये जो उत्तर भारत के इलाके हैं, ये भीषण गर्मी की चपेट में है। पूरे यूपी में गर्मी का कहर लगातार बरकरार है। दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश में लू चलने की आशंका है। 18 जून तक कुछ ऐसा ही मौसम का सितम बरकरार रहने वाला। हीट वेव की वजह से लोग परेशान हैं, लोगों को तरह तरह की परेशानी और तबीयत बिगड़ने की खबरें सामने आ रही है। कई लोगों की गर्मी की वजह से मौत भी हो चली है। यानी अब ये गर्मी लोगों के लिए जानलेवा बन चुकी है। प्रयागराज की बात करें तो 47.6 डिग्री तक पारा, झांसी में 47.1, आगरा में 46.9, कानपुर, वाराणसी में 46.8। यानी दिन के समय हालत कुछ इस कदर है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दूसरी तरफ हीट वेव की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। दिन के वक्त अगर एवरेज तापमान की बात करें तो 47 से 48 डिग्री सेल्सियस आम बात बन गई है। ऐसे में लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है। यानी गर्मी अब जानलेवा बन चली है। ऐसे में भीषण गर्मी का कहर जगह जगह देखना पड़ रहा है, देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के कई सारे ऐसे राज्य हैं जो भीषण गर्मी की चपेट में है, फिर चाहे वो राजस्थान हो, चाहे बिहार, चाहे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सभी जगह गर्मी का कहर बरकरार है। तो लखनऊ में किस तरह से स्थिति है, और हमारे साथ चंदन वर्मा जुड़ चुके हैं लखनऊ के बारे में जानकारी देने के लिए, और राकेश वर्मा भी हमारे साथ, राकेश यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिद्धार्थनगर से। सबसे पहले चंदन, आपके पास आऊंगी। जिस तरह भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है, एक तरफ सूरज आग उगल रहा है, वहीं अब ये गर्मी जानलेवा बन चली है। रोजाना की बात करें तो 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तापमान आम बात हो चली है। ऐसे में जनता करे तो आखिर क्या? बिल्कुल रिया, देखिए अगर तापमान की बात करी जाए तो कल जिस तरह का जो तापमान देखने को मिला, कम से कम 46 डिग्री ये टेम्परेचर देखने को मिला। और भीषण गर्मी, यानी लू जो है, लू भी चल रही है, रात में भी लू चल रही है। ऐसे में जनता की अगर बात की जाए तो जो जनता है वो भी गर्मी से बेहाल हो गई है। और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो चाहे प्रशासन के द्वारा की जा रही हो, चाहे
तरह की जो व्यवस्थाएं है वो की जा रही है। हालांकि बात करी जाए तो तापमान लगातार अपने चरम सीमा पर देखने को गर्मी है, जिसमें लोग काफी त्रस्त होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर मौतों की अगर बात की जाए तो जो मौत है, मौत के आंकड़े भी आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो जनता है, क्योंकि जो जनता है जिसको काम है वही निकल रहा है, जिसको जरूरी काम है, अन्यथा जो लोग हैं वो अपने घर में ही रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी है। ऐसी गर्मी में तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो भी देखने को मिल रही है। अगर अस्पतालों की देखिए रिया बात करिए तो अस्पताल में भी इस टाइम तांता लगा हुआ है। जो जनसंख्या है, जो संख्या है मरीजों की वो बढ़ी हुई है। ऐसे में अगर मौसम विभाग की देखिए बात करिए तो मौसम विभाग ने साफ तौर पे ये जाहिर कर दिया है कि जो तापमान है वो अभी से 2 दिन में और इसका जो पारा है वो चढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं मौसम विभाग ने एक अलर्ट और जारी किया है कि जिस तरह से ये जो तापमान इसका बढ़ रहा है, इसको देखते हुए जो बच्चे हैं, बच्चे को घर से नहीं निकाला जाए, क्योंकि बच्चों के ऊपर खासा असर इसका देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बच्चे और बुजुर्ग जो बीमारियां हैं वो भी गर्मी का ज्यादा असर देखने को मिलता है। यही वजह है कि बार बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यही अपील की जा रही है। चंदन, आगे भी आपसे जानेंगे कि स्वास्थ्य विभाग की किस तरह से तैयारियां हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। एक बार सिद्धार्थनगर में किस तरह से स्थिति, उसके लिए राकेश वर्मा का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। राकेश, जिस तरह से, माफी चाहूंगी, राकेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, अगर बात की जाए सिद्धार्थनगर की, गर्मी का सितम लगातार जारी है। सिद्धार्थनगर में कितना तापमान? ये आपको बता दूं कि सिद्धार्थनगर में एकदम तापमान 40 से 42 डिग्री तक है, जो कि हार खपा देने वाली गर्मी इतनी तेजी से हो रही है कि लोग परेशान हैं, बीमार हो रहे हैं। जिला अस्पताल में मरीजों का तांता लगा हुआ है, जिस तरह से गर्मी बढ़ गई है। और जो है 2 दिनों से लगातार और भी गर्मी बढ़ी है, जो कि लगातार इतनी गर्मी हो रही है कि लोग परेशान हैं, घरों से बाहर नहीं निकलना है, जरूरत पड़ने पे ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट भी किया है कि घर से बाहर ना निकलें, जब भी अगर निकले जरूरत हो तो अपनी जरूरतों को सामान पूरा करके फिर घर वापस आए, घर ही पे रहें। और गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के लोग उपाय कर रहे हैं, कूलर और AC फैन लगाए जा रहे हैं। अब वो बात करें बिजली विभाग की, तो बिजली विभाग भी जो है मेहरबान है कि जो है 24 घंटे में 22 घंटे बिजली लोगों को उपलब्ध करा रही है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। लेकिन इतनी तेजी से गर्मी है कि लोग परेशान हो जा रहे हैं। इस चिलचिलाती धूप में, उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं, बीमार भी हो रहे हैं। बिल्कुल, यानी राकेश, जिस तरह से आपने कहा कि बिजली विभाग यहाँ पर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है, बिजली कटौती कम से कम हो रही है, क्योंकि गर्मी इस कदर है कि लोगों को अगर इस गर्मी में कुछ राहत दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजली है। राकेश, आऊंगी आपके पास। एक बार चंदन का फिर से रुख कर लेते हैं। चंदन, जिस तरह से गर्मी का सितम इस कदर है कि लोग ज्यादातर कोशिश यही कर रहे हैं कि दिन के वक्त घरों से बाहर ना निकले, और अगर निकल रहे हैं तो तबीयत भी बिगड़ रही है। ऐसे में अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लोगों की लगी है। मौसम विभाग अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को इंतजार है तो मौसम विभाग की भविष्यवाणी जो है कुछ बदले और जल्द से जल्द मॉनसून आए, जिसके बाद लोगों को थोड़ी राहत की वहां से उम्मीद। चंदन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर सुल्तानपुर से है, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग लगते ही आसपास पड़ोस के लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मोहल्ले वासी फायर ब्रिगेड को उन्होंने इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि पूरा मामला कोतवाली नगर के राइन नगर दरियापुर स्थित जुबैद मंजिल का बताया जा रहा है। इस दौरान शॉर्ट सर्किट से बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आग लगने के बाद वहां पर पूरी तरह से हड़कंप मच गया। वहीं बहराइच से बड़ी खबर आपको बता दें, वीआईपी कल्चर का शिकार हुए नायब तहसीलदार प्राइवेट गाड़ी पर लगा रही थी लाल नीली बत्ती। इस दौरान पुलिस ने किया 25,000 का चालान। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच से बड़ी खबर, जहां वीआईपी कल्चर का नायब तहसीलदार शिकार हो गया। प्राइवेट गाड़ी पर लगा रखी थी लाल नीली बत्ती, जिसके बाद पुलिस ने 25,000 का चालान कर दिया। तो एक नायब तहसीलदार ने वीआईपी कल्चर का शिकार होते हुए प्राइवेट गाड़ी पर लाल और नीली बत्ती लगा रखी थी, जिसके बाद पुलिस ने 25,000 का उसका चालान कर दिया।
वहीं गृह मंत्रालय की बैठक के बाद बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 2 आतंकियों के छुपे होने की खबर थी, एक ढेर हो चुका है। बांदीपोरा में एक आतंकी ढेर, जम्मू कश्मीर जा रहे सीडीएस अनिल चौहान हाल की आतंकी घटनाओं का इस दौरान वो जायजा लेंगे। गृह मंत्रालय ने एनआईए को इस मामले की जांच सौंप दी है। एनआईए इस मामले की जांच करेगा। तो आपको बड़ी खबर बता दें, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय की बैठक हुई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे थे। उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी, जिसके बाद एक आतंकी को मार गिराया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।